गिरधर सक्सेना का परिवार बेहद ही संस्कारी और आदर्शवादी था। उसके परिवार में उसकी पत्नी हेमा, बेटी नेहा और बेटा रोहन रहते थे। उनके संस्कारों के चर्चे मोहल्ले भर में होते थे। एक दिन उनकी पड़ोसन नीलम मिठाई लेकर उनके घर आती है। हेमा, अरे ओ हेमा बहन, कहाँ हो? आओ आओ नीलम बहन, रसोई में थोड़ा काम था, बस वही निपटा रही थी। अच्छा, ये लो लड्डू खाओ। लड्डू? ये किस खुशी में बहन? मेरी बहू माँ बनने वाली है और मैं जल्द ही दादी। सोचा इस खुशी को सबके साथ बांट लूं। वैसे एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, आप भी अब अपने बेटे की शादी कर ही लो, नहीं तो दादी बनने का सुख बुढ़ापे में नसीब होगा। नीलम ताना देकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन ये बात हेमा को बुरी तरह चुभ जाती है और फिर वो निकल पड़ती है अपनी बहू की खोज में। कुछ दिनों तक खोजबीन करने के बाद उसकी तलाश खत्म होती है दिव्या नाम की एक लड़की पर, जो कि ख्यालों से एक मॉडर्न लड़की होती है। देखिए आंटी जी, मैं आज के जमाने की पढ़ी लिखी और मॉडर्न लड़की हूँ। बेटा, तू मेरे घर आकर भी अपनी जिंदगी अपने तरीके से ही जी सकती है। मेरा मानना है कि बहू भी बेटी ही होती है और मैं अपनी बहू को बंदिशों में बांधना नहीं चाहती। अपने ससुराल वालों के आजाद ख्यालों को जानकर दिव्या झट से शादी के लिए हाँ कर देती है। कुछ ही दिनों में दिव्या और रोहन की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है और वो सक्सेना परिवार की बहू बन जाती है। कुछ दिनों में ही वो घर की हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी को बड़े अच्छे से निभाने लगती है। उसके हाथों का बना खाना सबको ही बहुत पसंद आता है। उसके ससुर गिरधर उससे कहते हैं, अरे वाह बहू, तूने तो बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। तेरे हाथों में तो अब मानो माँ अन्नपूर्णा का वास है। क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है। और ये खीर, आहा, भाई वाह, मजा ही आ गया भाई। आहा, इतना स्वादिष्ट खाना खाकर बहुत अच्छा लग रहा है, वरना लजीजदार खाना खाए तो सदियां हो गई। तंग आ गया था रोज वही घास फूस खाकर। हाँ, मैं तो जैसे तुम्हें बेकार का खाना खिलाती थी, अब घर में तुम्हारी बहू आ गई है तो मेरी पड़ी ही किसे है। क्या यार मम्मी, तुम भी पापा की बातों का बुरा मानकर बैठ गई। आप तो जानती ही हो उनको मजाक करने की कितनी आदत है। इसी तरह सक्सेना परिवार में हंसी खुशी का माहौल बना रहता था। दिव्या भी पूरी तरह उन सबके साथ घुल मिल गई थी। एक दिन दिव्या खाना बना रही होती है कि तभी उसे चक्कर आ जाते हैं और वो जमीन पर गिर जाती है। अरे क्या हुआ बहू तुझे? रोहन, देखो बेटा, बहू बेहोश हो गई है, जल्दी से डॉक्टर को फोन करके बुलाओ। हाँ माँ, मैं अभी फोन करता हूँ। रोहन जल्दी से डॉक्टर को फोन करता है। घर आकर डॉक्टर उसका चेकअप करता है तो रोहन उससे पूछता है, क्या हुआ डॉक्टर साहब, सब नॉर्मल है ना? हाँ, सब नॉर्मल है। अगर सब नॉर्मल है तो फिर ये बेहोश क्यों हो गई थी? वो इसलिए क्योंकि आप बहुत जल्द दादी बनने वाली हैं। आपकी बहू प्रेग्नेंट है। ये कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। इसका मतलब मैं जल्दी ही बुआ बनने वाली हूँ। मुबारक हो भैया, आप पापा बनने वाले हैं। हाँ, नेहा तुझे भी बहुत बहुत बधाई होने वाली बुआ जी। और मैं बनूंगा दादा भाई। आज तो मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। बहू, तूने तो आज मुझे जमाने भर की खुशी दे दी। बता मेरी बच्ची, तुझे क्या चाहिए? अब ये होने वाली दादी तेरी सभी मांगे पूरी करेगी। बोलना तुझे क्या चाहिए? गुस्से से भरे चेहरे से दिव्या कहती है, रोहन ये सब क्या है? मैं इतनी जल्दी बच्चा नहीं चाहती। 9 महीने तक मैं उसे अपने पेट पर टांग कर नहीं घूम सकती। बहू, ये तेरा पहला बच्चा है और अपने पहले बच्चे के बारे में ऐसा नहीं कहते। बहू, हम सबकी उम्मीदें इस बच्चे से जुड़ी है। तुमने देखा नहीं, इसके आने भर की खबर से ही घर में कितना खुशी वाला माहौल हो गया। तो जब ये इस दुनिया में आएगा तो कितनी खुशियां लाएगा। देखो दिव्या, ये भगवान का दिया हुआ तोहफा है और हमें इसे ठुकराना नहीं चाहिए। कई लोग इस खुशी के लिए न जाने कितनी मन्नत और कितने मंदिरों में जाते हैं, तब जाकर उनको माँ बाप बनने का सुख मिलता है। उन सब की बातें सुनने के बाद दिव्या के पास उनकी बातें मानने के अलावा और कोई उपाय नहीं था। अब सभी घर वाले उसका खूब ख्याल रखते हैं। वो उससे घर के कामकाज नहीं करवाते, उसको सारा दिन आराम करने के लिए कहते हैं। उसकी सास उसके लिए खाना लेकर उसके कमरे में जाती है। बहू, ये ले तेरा नाश्ता। अब से तू अपने कमरे में ही आराम करेगी। घर का काम मैं और नेहा मिलकर देख लेंगे। तेरा तीनों वक्त का खाना तेरे कमरे में ही आ जाएगा। तुझे बार बार सीढ़ियां ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन माँ जी, ऐसे तो मैं बोर हो जाऊंगी।
अरे तो तुझे किसने कहा बोर होने के लिए? तेरे कमरे में टीवी है, तू देख, गीता और रामायण पढ़। यहाँ मैं बोर होने की बात बता रही हूँ और सासू माँ की मुझे बेकार बेकार के आइडिया दिए जा रही हैं। खैर मुझे क्या, मुझे तो नींद आ रही है। ऐसा करती हूँ, जल्दी से नाश्ता करके कुछ देर सो जाती हूँ। घर में सभी खुश थे। जहाँ हेमा नेहा उसे घर का एक काम नहीं करने देती थी, वहीं रोहन और उसके ससुर भी उसके खाने पीने की हर फरमाइश को पूरा करते थे। एक रोज रोहन बच्चों के पोस्टर लेकर आता है और उसे अपने पूरे रूम में लगा देता है। रोहन, ये क्या है? मैंने सुना है कि माँ जिस तरह की तस्वीरें देखती है, बच्चे उसी जैसी शक्ल के होते हैं। तुम भी ना रोहन, ना जाने किन सब बातों में बिलीव करते हो। अरे बच्चा तो अपने माँ बाप की शक्ल पर ही जाएगा ना। तभी उसकी ननद भी उसके कमरे में ढेरों खिलौने लेकर आ जाती है। भाभी देखो, हमारे आने वाले नन्हे मेहमान के लिए मैं खिलौने लेकर आई हूँ। नेहा, क्या जरूरत थी बेकार में इतना खर्च करने की? अरे तुम लोग पहले डाउनलोड का प्रोसेस पूरा तो होने दो। ऐसे ही कई महीने बीतते हैं, जिसके साथ बहू की प्रेगनेंसी के महीने भी बढ़ते जाते हैं, जिससे दिव्या का मन भी अपने बच्चे के लिए बदलने लगता है और वो भी उससे जुड़ाव महसूस करती है। एक रोज सभी हॉल में बैठकर कॉमेडी शो देख रहे होते हैं कि तभी दिव्या के पेट में बच्चा लात मारता है और दिव्या जोर से चिल्ला उठती है, उई माँ! क्या हुआ दिव्या, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, वो बच्चे ने लात मारी। भाभी, लगता है उसको भी कॉमेडी शो बहुत पसंद है। सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये देख दिव्या की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। क्या हुआ बहू, तू रो क्यों रही है? माँ जी, आप सच कह रही थी। माँ बनने का सुख इस दुनिया का सबसे बड़ा सुख होता है। अब मैं अपने बच्चे को महसूस करने लगी हूँ और मैं अपनी इस पहली प्रेगनेंसी को अच्छे से एंजॉय करना चाहती हूँ। इसके बाद दिव्या का मन अपने बच्चे की तरफ झुक जाता है। वो घंटों अपने बच्चे से बात करती है और प्यार से अपने पेट पर हाथ सहलाकर उससे प्यार जताती है। उधर होने वाली दादी आने वाले बच्चे के लिए गर्म कपड़े बुनती है तो दादा नया पालना खरीद कर ले आते हैं। कुछ दिनों बाद दिव्या का 9वां महीना पूरा होता है। उसकी सास उसकी गोद भराई बड़े ही धूमधाम से करती है। उसकी पड़ोसन नीलम कहती है, आने वाले नन्हे मेहमान के लिए बहुत बहुत बधाई आप सभी को। अब आपका परिवार जल्द ही बढ़ने वाला है। वैसे गोद भराई का फंक्शन तो बहुत बड़ा किया है तुमने। अरे ये तो होना ही था, हमारी इकलौती बहू का पहला बच्चा जो है। सभी लोग बड़े ही धूमधाम से इस फंक्शन को एंजॉय करते हैं। रोहन, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इस बच्चे को बोलो ना जल्दी से बाहर आ जाए। मैं इसे अपनी बाहों में लेने के लिए तड़प रही हूँ। क्या यार दिव्या, अब तुम कोई पिज्जा डिलीवरी वाली तो हो नहीं जो झट से बच्चा बाहर आ जाएगा। अरे बाबा, हर चीज का समय होता है और वो अपने टाइम पर ही बाहर आएगा। अगले दिन उसकी सास उसके लिए 1 गिलास दूध में 2 बड़े चम्मच घी डालकर पीने को देती है। ये ले बहू, इसे पी। इससे तुझे खूब ताकत मिलेगी और बच्चे की भी डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी। उस दूध को पीते ही दिव्या के पेट में दर्द शुरू हो जाता है और उसे लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। सभी उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं, जहां वो सुंदर सी लड़की को जन्म देती है। एकदम चांद की तरह खूबसूरत है मेरी पोती। अब मैं इससे खूब लाड लड़ाऊंगी। और मैं तो इसके लिए घोड़ा बनकर इसे पूरे घर में घुमाऊंगा, जैसे बचपन में इसके बाप को झुलाया है। फिर दिव्या उसे अपनी गोद में लेती है तो वो ममता से भर जाती है। वेलकम माय एंजल। मम्मा आपको अपनी गोद में लेने के लिए कितना तरस रही थी। देखो देखो तो तुम्हारे पापा, दादी, बुआ और दादा सभी कितने खुश हैं। पापा तो सबसे ज्यादा खुश हैं अपनी परी को पाकर। अब देखना, पापा आपकी हर छोटी बड़ी खुशी को पूरा करेंगे और आपको बहुत प्यार करेंगे। 2 दिन बाद दिव्या अपने बच्चे के साथ घर में प्रवेश करती है तो उसकी सास उनका स्वागत आरती के साथ करती है। इस तरह बहू का पहला बच्चा घर आंगन को रोशन कर देता है और वो पूरी तरह दिव्या की सोच को भी बदल कर रख देता है। नन्ही सी परी के आने से सारा घर चहक उठता है। अभी कुछ दिनों पहले ही विनोद और काजल की शादी हुई थी। दोनों अपनी नई जिंदगी से बहुत खुश थे। काजल एक नए जमाने की मॉडर्न ख्यालात वाली लड़की थी। काजल मॉडर्न होने के बाद भी अपने संस्कार नहीं भूली थी। वो बड़ों की इज्जत करती थी, घर और ऑफिस का काम भी बड़े अच्छे से संभालती थी। बेटा काजल, तुमने नाश्ता बनाने की तकलीफ क्यों उठाई? नई नई शादी हुई है, लोग क्या कहेंगे कि नई नई बहू से इतना काम करवा रहे हैं ये लोग। इसमें तकलीफ कैसी? ये तो मेरा फर्ज था। मुझे आप लोगों की सेवा कर खुशी मिलती है। तभी विनोद वहां आता है। काजल, मेरा नाश्ता लगा दो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अरे अभी अभी तुम दोनों की शादी हुई है, तुम दोनों साथ में कुछ समय बिताओ, कहीं घूमने जाओ। तुम दोनों तो सामाजिक उलझन में उलझ गए।
ये दिन जिंदगी में सिर्फ एक बार ही आते हैं। मैंने तुम दोनों के लिए गोवा में हनीमून पैकेज बुक करा दिया है। कल तुम लोगों को निकलना है, इसलिए पैकिंग शुरू कर दो। मम्मी जी, आप भी ना, इसकी क्या जरूरत थी? जाओ, थोड़ा घूम आओ, तब हमें भी अपने पोते पोतियों को देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अगले दिन विनोद और काजल अपना हनीमून मनाने गोवा के लिए रवाना हो जाते हैं। घर पर अरविंद और ललिता अकेले रह जाते हैं। दोनों साथ में घर पर अपने पुराने वक्त को याद करते हैं और साथ में अच्छा वक्त बिताते हैं। अजी सुनते हो, मैंने तुम्हारी गैस की दवाई यहाँ रख दी है, सोने से पहले खा लेना। अरे इधर आओ डार्लिंग, तुमने बहुत अच्छा किया जो बेटे और बहू को हनीमून के लिए भेज दिया। हमें भी अकेले गुजारने के लिए कुछ समय मिल गया। क्या कुछ भी, आप भी ना इस उम्र में रोमांटिक हो रहे हैं। अरे जिसकी इतनी खूबसूरत बीवी हो वो कैसे रोमांटिक ना हो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। काजल और विनोद भी अपने हनीमून से वापस आ जाते हैं। कैसा रहा हनीमून? साथ में अच्छे से एंजॉय किया ना? हाँ मम्मी जी, गोवा बहुत रोमांटिक जगह है। हमें भी जल्द दादा दादी बनने की खुशखबरी चाहिए। काजल शर्माते हुए वहां से भाग जाती है। एक दिन पड़ोस में रहने वाली सरला बुआ घर पर आती हैं। सरला बुआ मोहल्ले की एक एक खबर रखती थी। मोहल्ले के लोग उन्हें खबरी बुआ भी कहते थे। अरे ओ ललिता, कब खुशखबरी सुना रही हो दादी बनने की? दीदी, आप तो जानती हैं आजकल के बच्चों को, अपने मन की करते हैं। ये तो सब वक्त वक्त की बात है। एक दिन काजल किचन में खाना बना रही थी, तभी उसकी तबीयत थोड़ी बिगड़ जाती है और उसे हल्का चक्कर आने लगता है। ललिता वहां आती है और उसे संभालती है और उसे पानी पीने को देती है। क्या हुआ बेटा, तुम्हारी तबीयत अचानक ऐसे कैसे बिगड़ गई? कोई खुशखबरी है क्या? मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने और विनोद ने इस बारे में अभी सोचा नहीं है। कुछ दिनों बाद ललिता की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसे उल्टी और चक्कर आने लगते हैं। माँ ठीक तो है ना? हमें कल ही डॉक्टर को जाकर दिखाना चाहिए। अरे नहीं बेटा, पेट में गैस हो गई होगी। इस उम्र में तो ये सब होता ही है। तभी सरला बुआ वहाँ आ जाती है। हाय रे ललिता, इस समय तो तुम्हारी बहू को उल्टियाँ और चक्कर आनी चाहिए थी। इस उम्र में तो अपच होना आम बात है। कुछ दिनों बाद ललिता का पेट भी बाहर निकलने लगता है। ललिता अरविंद से जाकर बात करती है। अजी सुनते हो? अरे बोलो मेरी जान। मुझे लगता है मैं गर्भवती हूँ। उल्टी और चक्कर आना, उसके बाद मेरे पेट का यूं फूल जाना कोई मामूली बात नहीं है। अरे ये क्या बोल रही हो? हम कल ही जाकर डॉक्टर को दिखाएंगे। बधाई हो, आप माँ बनने वाली हैं। ये क्या हो गया? दादी बनने की उम्र में मैं माँ बनने वाली हूँ। ओह, मेरे बेटा बहू क्या कहेंगे? सारा समाज हम पर हंसेगा। आप चिंता मत कीजिए, आजकल ये सब नॉर्मल है। माँ बनना तो दुनिया के सबसे खूबसूरत लम्हों में से एक है। आजकल औरतें किसी भी उम्र में माँ बन सकती हैं। हमें उससे क्या, हम समाज में क्या मुंह लेकर जाएंगे? घर पर काजल और विनोद दोनों की राह देख रहे थे। मुझे बहुत डर लग रहा है, सब कुछ ठीक होगा ना? मैं भी भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ, मम्मी जी को कोई गंभीर बीमारी ना हो। मैं पापा को कॉल करके पूछ लेता हूँ। तभी अरविंद और ललिता वहां आ जाते हैं। क्या कहा डॉक्टर साहब ने? सब ठीक है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कोई बड़ी बीमारी नहीं हुई। बेटा, वो हम तुम्हें बताना चाहते हैं कि अरे वो ललिता माँ बनने वाली है। तभी वहां सरला बुआ भी आ जाती हैं। क्या मम्मी जी, फिर से माँ बनने वाली हैं? वो भी इस उम्र में? हाय दैया, शायद उम्र के साथ मेरे कान भी खराब हो गए हैं। मैंने कुछ गलत ही सुन लिया। ये सच है सरला दीदी। ये कैसे हो सकता है? बहू के गर्भवती होने के समय सास गर्भवती है। हे राम, रहीमन संसार में भांति भांति के लोग। डोंट वरी मम्मी जी,
ये सब आजकल कॉमन है। आजकल की औरतें अपने सपने पूरे करने के लिए उम्र होने के बाद भी सैरोगेट मदर बनना पसंद करती हैं। ललिता को समाज का डर था कि समाज के लोग क्या बोलेंगे, आस पड़ोस वाले सभी हंसेंगे और उनका मजाक बनाएंगे। सरला बुआ मोहल्ले में सभी को जाकर ये बात बता देती हैं। आस पड़ोस की औरतें ललिता के घर पर जमा हो जाती हैं। ये मैं क्या सुन रही हूँ ललिता, क्या ये सच है? मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ, इसीलिए भागी भागी यहाँ चली आई। इसीलिए कल मैंने अरविंद भैया को इमली ले जाते हुए देखा था। मुझे लगा था बहू खुशखबरी देने वाली है, लेकिन यहाँ तो सास ही। तभी वहां काजल आ जाती है। मम्मी जी, आपको आराम करना चाहिए। इन औरतों को तो सिर्फ गॉसिप करने के लिए टॉपिक चाहिए। लेकिन ये सब तो सच कह रही है ना? हमारा समाज अभी इन बातों को नहीं मानता है। मम्मी जी, आप इतना मत सोचिए, अभी आपको आराम की जरूरत है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। ललिता का 7वां महीना चल रहा होता है। काजल और विनोद बड़ी खुशी से अपनी गर्भवती सास ललिता के लिए गोद भराई की रस्म का आयोजन करते हैं। काजल मोहल्ले में जाकर सभी औरतों को निमंत्रित कराती है। सरला बुआ, कल सासू माँ की गोद भराई है, आप सभी उन्हें और उनके बच्चे को आशीर्वाद देने जरूर आइएगा। हाय रे काजल, तुम बड़ी भोली हो। अरविंद और ललिता की उम्र हो चली है, इस उम्र में कोई कैसे गर्भवती हो सकती है? बच्चे के भविष्य का क्या, सारी जिम्मेदारी तुम पर और विनोद पर आ जाएगी। उसकी चिंता आप न करें, हमें नए मेहमान के आने की तैयारी करनी है। अगर आप हमारी खुशियों में शामिल होना चाहती हैं तो गोद भराई में जरूर आइएगा। गोद भराई की सारी तैयारियां हो जाती हैं, लेकिन मोहल्ले की एक भी औरत गोद भराई की रस्म में शामिल नहीं होती। ये देख ललिता को बहुत ठेस पहुंचती है। ये सब करने की क्या जरूरत थी बेटा? मम्मी जी, कोई आए या ना आए, हमारे घर में छोटा मेहमान आने वाला है, हम इस बात की खुशियां मनाएंगे। काजल खुशी से ढोल बजाकर गीत गाती है। ढोलक की आवाज सुनकर मोहल्ले की औरतें भी आनी शुरू हो जाती हैं। सभी मिलकर गीत गाती हैं और खुशी से नाचती हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब हमारी खुशियों में शामिल होने यहाँ आए। आते कैसे नहीं, तुमने इतनी जोश और उमंग से ढोलक बजाया, हम लोग अपने आप को यहाँ आने से रोक नहीं पाए। ये मेरे अंदर की खुशी है जो आपको इस ढोलक की आवाज के साथ आ रही है। मेरे पैर तो खड़े खड़े ही थिरक रहे हैं। तभी ललिता की प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। मुझे फौरन अस्पताल लेकर चलो। मैं तुरंत एम्बुलेंस को फोन करती हूँ। ललिता को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। ललिता को छोटी नन्ही बेटी होती है। मुझे बहुत खुशी है, हमारे घर में लक्ष्मी आई है, ये हमारी भी बेटी है। हाँ, और हम भी इसे अपनी बेटी की तरह ही पालेंगे। बहुत बहुत बधाई हो ललिता, खुश नसीब लोगों के घर में ही बेटियां जन्म लेती हैं। नन्ही परी के आने से सारे मनमुटाव खत्म हो जाते हैं।